आज के जनरेशन में सभी को ज़्यादातर सभी को ही आई से रिलेटेड इश्यूज ज़रूर होता है और हम हमेशा सोचते हैं कि इस इशू से हम कैसे अपने आप को बचाएं, या तो अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम हमें आइज़ का आया है तो इसका प्रिकॉशन क्या है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे हम अपने आई को अच्छा रखें। और काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए कि वो एक अच्छे डॉक्टर बन पाए। तो आज हमारे बीच है डॉक्टर पीयूषी, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है और वो अपना सारा एक्सपीरियंस आपको देने वाली है, कैसे वो इस डॉक्टरेट को करी और कैसे किस किस चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया इस आई से रिलेटेड। सो वेलकम टू द डीके शो। दिस इज दीपेश के नागे एंड आई एम द होस्ट ऑफ दिस चैनल। So, hello, Dr. Piyushi. How are Hello, you? Dipesh. So, we are very glad that you are here. Right. And before starting our podcast, I'm really I really want you to give your introduction because it's very important for my viewers that they should know that how you could be and how you are here, right? Okay. So, can you please give me your introduction? Yeah. So I'm Dr. Piyushi Sao and मैं एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी फेलोशिप करी है कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी में। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आँखों के बहुत सारे पार्ट होते हैं। अच्छा जी। तो पहले मैं और थोड़ा पहले से चालू करती हूँ कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ। मैं पहले MBBS किया है 5 years, फिर उसके बाद नीट PG देकर फेलोशिप करी है कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी में। सो डॉक्टर पीयूषी, आपको कितना टाइम लगा इस डॉक्टरी को कंप्लीट करके यहाँ बैठने को? 12 साल। 12 साल। तो ये जर्नी आपका 12 साल का है। राइट। आज ना आप हमारे पॉडकास्ट शो में हो और मैं सच बताता हूँ, मैं बिल्कुल बच्चा हूँ और बिल्कुल जानना चाहता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। बिकॉज देखिए, आप एक आई स्पेशलिस्ट है, राइट? और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि लोग भी आपसे बहुत कुछ ज्ञान ले और अपनी आँखों का ध्यान रख पाए। राइट। सो वेलकम टू द शो। और मेरे ना एक क्वेश्चन है कि कॉमन आई प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम होता है चश्मा, जो आपने बहुत अपने प्रैक्टिस में देखा होगा। यस। सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम जो होता है वो है चश्मे का। लोगों को पहले पता नहीं होता है कि उनको चश्मा है, ठीक है। और उन यूजुअली कंप्लेंट्स ऐसी आती है कि आंखों में पानी आ रहा है या तो फिर धुंधला दिख रहा है। कई लोगों को धुंधला भी नहीं दिखता है, लेकिन जब वो पढ़ने बैठते हैं या टीवी देख रहे हैं या बहुत देर तक मोबाइल देख रहे हैं तो उनको आंखों में स्ट्रेन लगता है। मतलब या तो फिर हो सकता है कि सिर्फ हेडेक भी हो रहा हो, वो भी आंखों के चश्मे की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। अगर ऐसी कोई भी तकलीफ किसी को हो रही है तो डेफिनेटली दे शुड कम एंड गेट चेक बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अच्छा, इससे एक केस मैं बताता हूँ आपको। अभी कुछ समय पहले का बात है, मुझे कभी ऐसा चश्मा नहीं लगा हुआ था, बट अभी ना एक 3-4 महीना हो गया, मैं जब भी काम करता था लैपटॉप पे तो मेरे को ना बहुत सा जलन लगता था, आंखों में बहुत जलन होता था। और मैं सोचता था कि बिकॉज मेरा बहुत जो टाइम है बहुत ही हेक्टिक वाला है, मतलब मैं रात भर काम करता हूँ कभी कभार और बहुत कम नींद लेता हूँ। तो मैं सोचा कि यार मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैं जब भी ऐसा देखता था फिर मैं जाके सो जाता था। फिर 15 मिनट का स्नैप लेके फिर आके काम करता था, फिर 15 मिनट सोता था। और ऐसा मैं कंटिन्यू 4 महीना मैं करता रहा। और उसके बाद मेरे को पता चला कि शायद ये मेरे आई का इशू तो नहीं है। और फिर मैंने एक कंसल्ट किया पास के डॉक्टर से और फिर मैंने चश्मा लगवाया था। तो ये भी एक साइन सिम्टम्स था कि मेरे आईज में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आना है। या राइट। आप जो बोल रहे हो बहुत कॉमन है, एंड स्पेशली आजकल क्योंकि लैपटॉप एंड मोबाइल ये सारे डिवाइसेस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आफ्टर कोविड ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसमें दोनों चीज़ हो सकती है, एक तो ये कि आपको चश्मा भी लग सकता है, या दूसरा एक ड्राई आई डिसीज़ भी डेवलप होती है। ड्राई आई डिसीज़ मतलब आँखों का सूखा होना, जो हमारे आँखों में एक टियर फिल्म होती है। अच्छा। हाँ। तो आंसू जो होते हैं वो सिर्फ रोने के लिए नहीं होते हैं, वो हमको देखने में भी मदद करते हैं। Okay. Right. Somehow it protects. Yes, it protects and it also has an optical value. मतलब optical value मतलब एक
It's like suppose it's in a specs, right? There is some जैसे कि हमारी आंखों में देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे जो आंखों के स्ट्रक्चर है, जैसे कॉर्निया आता है सबसे पहले, फिर लेंस आता है, फिर विट्रस आता है, तो ये सारे क्लियर मीडिया हैं जिसके थ्रू लाइट जाती है और पीछे रेटिना पे पहुंचती है। अब सामने में, लेकिन उससे और इम्पोर्टेंट है हमारी एक टीयर फिल्म, मतलब जो आंखों का जो आंसू है वो हमेशा हम जितनी भी बार ब्लिंक करते हैं वो एक फिल्म बना देता है। अच्छा। वो भी क्या कहते हैं, आंखों से रिफ्रैक्शन करने में हेल्प करता है। तो अगर टीयर कम होने लग जाता है तो चीज़ें धुंधली होने लगती हैं। अच्छा जी। आप जब भी आपका स्कूलिंग टाइम था तो आपने कब डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है? और उससे भी स्पेसिफिक कब डिसाइड किया कि मुझे आई डॉक्टर बनना है? एनी स्पेसिफिक रीजन दैट यू? ऐसा तो नहीं था पहले से कि मेरे को आई स्पेशलिस्ट ही बनना है। मेरे मदर फादर दोनों डॉक्टर्स हैं, तो वो चीज़ हमेशा से एक इन्फ्लुएंस रही है कि एक मतलब कि मुझे डॉक्टर बनना है। वो माहौल भी जरूरी, वो माहौल था। हालांकि मैं पहले बहुत ही रिबेलियस किड थी, तो सब लोग यही एक्सपेक्ट करते थे कि नहीं ये तो जाके डॉक्टर ही बनेगी। तो फिर मेरा रिबेलियन था, नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। अच्छा। लेकिन फिर जब करियर डिसाइड करने की बात आई, एंड देन सब चीज़ असेस किया और अपना एप्टीट्यूड समझा, बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट लिए मैंने। अच्छा। तो मुझे समझा कि इट्स बेस्ट फॉर मी टू बी अ डॉक्टर, एंड वो चीज़ अंदर से भी थी कि हाँ। तो आपने मतलब आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऑपरेशन के साथ, जैसे कि देखो क्या होता है, वी आर अ बॉयज राइट, वी आर अ मैन, सो थोड़ा रूड होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ये कटा फटा काटना पीटना, बट इट्स ऑल अबाउट इफ द गर्ल इज इन दैट पोजीशन दैट शी हैज टू डू सम काइंड ऑफ लाइक कटिंग और क्राफ्टिंग, आई डोंट नो व्हाट इट बी। सो वो कैसा था फील आपके साथ? हाउ यू डू अ प्रैक्टिस ऑन दैट? ये बॉय और गर्ल वाला डिफरेंशिएशन नहीं समझा मेरे को। आई फील लाइक देखो क्या होता है ना, मैं बड़ा सूक्ष्म बच्चा हूँ, मेरे सामने ब्लड निकलेगा ना मैं बेहोश हो जाऊंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आपने वो चीज कैसे हैंडल किया? आई डोंट थिंक इट इज अबाउट मेन और वुमेन, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड मैं तो हमेशा से ही एक्सपोज थी, मतलब मैंने तो बचपन से ही सर्जरीज और ये सारी ब्लड फील्ड अपने सामने देखी, तो वो चीज़ कभी नहीं थी कि हाँ काटा पीटी, वो सब कभी भी नहीं था मेरे लिए। बट येस, आई ऑलवेज एडमायर्ड द फाइननेस ऑफ थिंग्स। कितनी बारीकियों से किसी चीज़ को आप खोल के क्लोज कर सकते हो, तो दैट थिंग ऑलवेज allured me, and that is one of the biggest reason that I chose ophthalmology. सो आईज के जब हम एमएस करते हैं तो कितने टाइप्स के ये जैसे आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का बात किया, तो और भी कुछ अलग टाइप के आई स्पेशलिस्ट होते हैं? ओके, तो ऑप्थेल्मोलॉजी, अब आई है बहुत ही छोटा सा ऑर्गन, बट उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। तो वंस आफ्टर यू डू योर 3 years ऑफ पीजी इन ऑप्थेल्मोलॉजी, यू कैन चूज योर सुपर स्पेशलाइजेशन। ओके। हाँ, तो उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि कॉर्निया, जो आई की, जो हमारी आईज का जो ब्लैक पार्ट जो आपको दिखता है, वो एक्चुअली ब्लैक नहीं रहता, वो ट्रांसपेरेंट होता है। सो ये कलर कहाँ से आता है? किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी ये जो कलर आता है ये आइरिस से आता है। ओके। हाँ, जो एक पीछे में एक पर्दा जैसा, मतलब स्पेसिफिक रीजन होता है और हेरिडिटी होता है, क्या होता है? हाँ, वो मोस्टली हेरिडिटरी होता है। अच्छा। जो आई के कलर होते हैं वो हेरिडिटरी देखा है कि ऐसा नहीं कि ब्लू आइज वाले के बच्चे ब्लू आइज ही होते हैं, बट मैं देखा हूँ कि बहुत ही कॉमनली, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत कम ही होता है, कई बच्चा अचानक से ब्लू आइज के साथ निकलते हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ था, एक मेरी फ्रेंड है, उनकी फैमिली में सबका नॉर्मल आइज है, बट आई डोंट नो हाउ, बट उनका अचानक से जब वो ऐसा उनका बर्थ हुआ तब से उनका ब्लू ही आइज है। ओके। एंड सम पीपल, मैंने एक और आइडेंटिफाई किया कि कुछ में देखा गया कि आइज बाद में ठीक हो जाते हैं, मतलब एक कलरेशन एक चेंज आता है। हाँ, तो वो एक पिगमेंटेशन, वो बेसिकली एक पिगमेंटेशन है, या तो फिर पिगमेंट्स का एब्सेंस है, या तो फिर वो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। अच्छा। है ना, जो आइज के कलर है या किसी भी चीज़, अपने बॉडी का कलर जो है, जैसे अपन कुछ लोग लाइट स्किन होते हैं बिकॉज मेलानिन का वो होता है, कुछ लोग डार्क स्किन होते हैं बिकॉज मेलानिन ज़्यादा होता है। तो आई का भी जो कलर है ये डेफिनेटली हेरिडिटरीली डिसाइड होता है दो, लेकिन कुछ डिसीजेस में, जैसे यूवियाइटिस होता है, उसमें हमारे आइज के कलर चेंज होते हैं, क्योंकि वो आइरिस स्पेसिफिकली जो कलर आता है वो आइरिस के कारण आता है, वो आइरिस को अफेक्ट करता है
तो हमारा आइस का कलर भी उसमें चेंज होता है। तो कुछ लोगों का आप ऐसे भी देखे होंगे कि एक आई लाइट है, एक आई थोड़ा डार्क है, ऐसा भी होता है। अच्छा अच्छा। और मतलब ना मेरे फादर का क्या था, पहले उनका आइस बहुत तेज था, मतलब काफ़ी कम टाइम हुआ है कि उनको चश्मा लगा है। मतलब वो बहुत ही स्पेसिफिक थे आइस के, मतलब बहुत ही मतलब तेज दूर का देख लेते थे। उनके टीथ में एक इशू था, तो शायद उन्होंने अपने दांत को निकलवाया है। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मना किया कि ये आपका आँख का रोशनी जा सकता है। इवन पापा को भी नहीं पता चला, बट माइट बी सम रीज़न वो होने के बाद उनका आँख का रोशनी सडनली डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। सो इज इट रिलेटेड टू सम आईज टीथ, लाइक इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दैट? इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है, जो टीथ के जो इन्फेक्शन है इट कैन पास ऑन टू योर आईज। ओके। हाँ, अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए जाएं, लेकिन ये बहुत ही रेयरली होता है। यूजुअली आजकल जो डेंटल प्रोसीजर्स रहते हैं वो इतने एसेप्टिक मतलब बैक्टीरिया नहीं होना, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना, प्रॉपरली किए जाते हैं। तो ये चीज वो लॉन्ग बैक का बात है, माइट बी जनरेशन चेंज हो चुका है और यस टेक्नोलॉजी भी चेंज हो चुका है। यस, बहुत ही रेयर होता है ये चीज। तो आप लोगों को कभी पता कैसे चलता है कि क्या टेक्नोलॉजी नया आया है, जो भी, क्योंकि आप लोग बहुत इक्विपमेंट्स यूज करते हो, राइट? यस। और पता नहीं कब मार्केट में क्या आ गया, कहाँ से कौन सा लॉन्च हो गया। सो हाउ यू विल डील लाइक विद दैट थिंग्स? ऐसा नहीं एक्चुअली दीपेश। सो द थिंग इज कि डॉक्टर्स आर लाइक वन प्रोफेशन हु ऑलवेज कीप देमसेल्व्स वेरी अपडेटेड। Oh my God. Yes. Okay. Even if I have finished my studies, like I have not stopped studying. Okay. I am not aware of that. Yes. Yeah. So you cannot not study. Yeah. Because हर time and ophthalmology is इतना evolving branch है. You मतलब you cannot risk not studying. Because हर 2 साल में पूरी मैनेजमेंट के तरीके चेंज हो जाते हैं। Exactly. Yes. अभी और मुझे ये पूछना था कि जब भी आप तो आप जैसे आपने पूछा कि हम कैसे अपडेट रहते हैं, तो वी कीप रीडिंग जर्नल्स, सारे न्यू आर्टिकल्स होते हैं, इंटरनेशनली पब्लिश न्यू स्टडीज होती हैं। तो दैट इज़ हाउ वी कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड कि क्या न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, कौन सा पहले का मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था, या कौन सी दवाई पहले चलती थी लेकिन अब शायद वो नहीं चलती हो, कौन सी दवाई का पहले इफेक्टिवनेस अच्छा रहता था लेकिन शायद आजकल कोई और बेहतर दवाई आ गई है जो उससे भी बेहतर हमको एफिकेसी दे रही है उस सेम डिसीज को ट्रीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, दैट्स व्हाई वी कीप रीडिंग। और जैसे देखो, आप एक आई स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कैसा होता है आपका इक्विपमेंट्स, और बहुत एक्सपेंसिव होता है क्या? यस, क्योंकि मैं डेंटल के रिलेटेड जानता हूँ और उसमें मैं देखा हूँ कि काफ़ी इक्विपमेंट्स जो होता है ना, उसमें मैं सुना हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें डायमंड्स लगे होते हैं just because it's a tool of cutting. Even in ophthalmology, sorry. That's fine. So even in ophthalmology, there is something called a diamond burr. Okay. तो like किसी चीज़ को पॉलिश करने के लिए, जैसे कि डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो वो पॉलिश करने के लिए टू गेट दैट शार्प एज एंड दैट शार्प कट, वन कट, तो उसमें डायमंड्स वो लगाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ कॉर्नियल फ्लैप्स लेने के लिए या तो फिर चीज़ों को स्मूथ करने के लिए वो जो ड्रिल्स काइंड ऑफ होते हैं उसमें डायमंड्स लगे होते हैं। आपका ऑपरेशन का सबसे डेंजर एक्सपीरियंस कौन सा, या कोई हुआ होगा? डेंजरस एक्सपीरियंस, सी आप जब भी मतलब राइट प्रैक्टिस में आए हो, कॉम्प्लिकेशंस जैसे आप बोलोगे, देखिए बिकॉज माई फादर इज अ सर्जन, तो पापा ने तो मुझे ये चीज़ बहुत ही पहले से पता है कि मतलब मैं एक और क्या बोलते हैं, एक और वाक्या बोलूँगी कि जो कश्ती कभी डूबी नहीं या तो फिर कभी तूफान में नहीं गई, वो सिर्फ वही कश्ती होती है जो हमेशा किनारे पे रहती है। जो कभी भी समंदर के बीच में जाएगी उसको हमेशा तूफान का सामना करना पड़ता है। करेक्ट। तो वो सर्जन जिसने कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा, वो वही सर्जन होता है जिसने कभी ऑपरेशंस नहीं किए। तो आप ऑपरेशन करोगे तो आप ऑपरेशंस करोगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ेंगे। कोई एक्सपीरियंस आपका? ये देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी में स्पेशली लर्निंग कर्व बहुत हाई होता है। मतलब कुछ
जैसे कि आप सर्जरी कर रहे हो या आप गायनी कर रहे हो, ठीक है, आप 10 दिन ओटी में रहे, मे बी आफ्टर 10 days और मे बी आफ्टर 1 month 2 month यू विल स्टार्ट पुटिंग योर हैंड्स इनसाइड एंड डूइंग समथिंग. ऑप्थेल्मोलॉजी में ऐसा नहीं है. ऑप्थेल्मोलॉजी में इट विल टेक यू 3 years और मोर टू जस्ट लर्न वन सर्जरी, क्योंकि वहाँ पे इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार, बट देन ऑल्सो यू आर ड्राइविंग अ कार विथ अ लाइफ पेशेंट एंड विथ अ वेरी स्मॉल फील्ड. तो हम चीजें जितने छोटी हो ना उतनी डेंजरस हो जाती है, बिकॉज वो आपको पूरा ओवरऑल देखना पड़ता है. Right. वो छोटे तो है, लाइक इट्स काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम, है ना. सो इट्स वेरी हार्ड. तो थिंग इज इसमें सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप ऑपरेट करना आना चाहिए. Okay. तो आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में लाइव देख नहीं रहे हो, आपको साथ में You have to उसका use your डेप्थ hands, so you have to use the tools. आपको उसका डेप्थ परसेप्शन समझना है, क्योंकि कई लोगों में डेप्थ परसेप्शन नहीं होता है. अच्छा. हाँ, तो हमारी आईज भी इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की आईज अच्छी होनी चाहिए. ओके ओके. Yes. मींस लाइक डॉक्टर की आईज तो बेटर होनी चाहिए. डॉक्टर में भी आप इवन इफ यू डोंट हैव गुड आईज यू कैन चूज अदर branches. But if you want to choose ophthalmology, definitely you need to have good eyes, because एक डेप्थ परसेप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके डेप्थ परसेप्शन के लिए आपको बाइनोक्यूलर विजन होना ज़रूरी है. बाइनोक्यूलर मतलब कि आपकी राइट आई भी देख रही है, आपकी लेफ्ट आई भी देख रही है, और दोनों मिला के जब दोनों देखती हैं तो फिर हमको एक थर्ड डायमेंशन दिखता है. एक सिंगल आई से आप डेप्थ नहीं समझ पाओगे. एग्जैक्टली. सिंगल आई से मोनोक्यूलर विजन से आप डेप्थ नहीं समझ सकते हो. तो दोनों आई का साथ में फंक्शन करना, दोनों आई का सेम वो चीज़ डेप्थ परसेप्शन एक अलग क्राइटेरिया होता है. तो वो जो चीज़ है आपको डेवलप करना पड़ता है, स्पेशली माइक्रोस्कोप के साथ, और साथ में वो आपका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन जमाना, एंड देन फिर वो फाइन चीज़ें करना, एंड उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है. तो It's really kind of driving a car with a high risk. Yes. आप जैसे It's like आप एक JCB ड्राइव कर रहे हो with the speed of a Lamborghini. Exactly. I would say that. Okay. Quite hard for me. Okay. आप जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी जब आपने चूज किया था, उसके पहले एक MBBS होता है. काफी व्यूअर्स में स्टूडेंट्स भी होंगे जो नहीं जानते कि MBBS क्या होता है. कई लोग सोचते हैं कि वो कंप्लीट डॉक्टर बन गए. आपका क्या राय है? क्या है MBBS? हम क्या सीखते हैं इस पे? ओके, सो MBBS कंप्लीट किए हुए भी कंप्लीट डॉक्टर्स होते हैं. उसके बाद आप चूज करते हो कि आपको स्पेशलाइजेशन करनी है कि नहीं. दे ऑल्सो प्रैक्टिस एज फिजिशियंस एंड दे आर ट्रेन्ड इन दैट. इवन एज एन MBBS यू कैन हैव अ गुड करियर, बिकॉज यू आर अ फिजिशियन, यू आर अ रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, एंड आप अलग PHCs या तो फिर आपके खुद की आप क्लिनिक चला सकते हो. एंड दे ऑल्सो हैव कंप्लीट नॉलेज. इट्स नॉट लाइक कि दे आर डेफिशिएंट इन एनीथिंग. ओके, सो MBBS is also because after doing they have MBBS, rights to do after doing practice. MBBS you get the degree of, you can write doctor after your name. Okay. Before your name. That's fine. Yes. Yeah. Or what about the books? Because I heard like you guys have a lot of huge books which are a lot of different kind of Yes. I can say very pathetic language. I am not Pathetic. No, it's definitely थोड़ा सा रहता है, especially I studied from DPS Raipur and my English was good only. So it wasn't that hard for me, but yes I know कि बहुत difficult होता है, especially हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अचानक से बहुत सारे complicated words you have to learn out. And one more thing, apart from English, there are a lot of spellings I can say, which is very hard. I feel, because I have seen one book, some of the science book. It's some of the spellings is too hard that I cannot get inside me. Like I cannot read that. In fact, so how you deal with this? Like, so it's all about a person to person. वो पढ़ते पढ़ते ही आता है. Okay. वो जब तक आप मतलब वही डुबकी नहीं लगाओगे तो नहीं समझेगा. तो अगर आपको मैं पूछूं कि उन बच्चों के लिए बताओ जो अभी भी नीट क्लियर किए होंगे, तो कुछ अच्छा सजेशन आप दे सकते हो जो उनके करियर में हेल्प करे, जैसे कि MBBS वो कर रहे हैं, कुछ एक अच्छा गाइडेंस. आई मीन टू से दैट इट हैज बिकम सो कम्पिटिटिव. डेफिनेटली मैं बोलूँगी 10 years ago सीन वॉज एंटायरली डिफरेंट. अभी सीन इज एंटायरली डिफरेंट. मुझे पता है कि मैं अपने MBBS में
पढ़ाई की है, बट मैंने लाइक आई हैव लिव्ड एज वेल. हमारे कॉलेज फेस्ट होते थे, हमने बहुत सारा पार्टिसिपेट किया. माई पर्सनैलिटी डेवलप्ड इन दैट. काइंड ऑफ कबीर सिंह. सॉरी, इट्स काइंड ऑफ कबीर सिंह. कबीर सिंह. मतलब उनका जो सिर्फ उनको हटा दो, बट इन दैट मूवी क्या होता है कि उनका एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है. Yes. डॉक्टर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा We था. used to play. Like I have played volleyball. I have played basketball in my Okay. UG. I have played badminton. Then I have done drama. I have done मतलब महाराष्ट्र में पहली बार वहाँ पे छत्तीसगढ़ी नाइट करवाया था. वहाँ पे मराठियों को मैंने गेड़ी में नचवाया. So yeah. तो वहाँ पे भंगड़ा किया है, मराठी डांस भी किया है, सब किया है. It's all about all curricular activities that you have to do. And you did, right? Yeah. वो किया है and वो प्रॉपर एंजॉय किया है अपना कॉलेज टाइम. एंड उसके बाद फिर जब फाइनली जब हुआ तो फिर उसके बाद फिर अपने नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन चालू करी है. आजकल जो है मेरे को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. बच्चे जो हैं जो अभी ऑलरेडी यस जो MBBS अभी ऑलरेडी करें वो 3rd ईयर 2nd ईयर से ही चालू कर देते हैं पीजी का पढ़ना. बिकॉज आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है. दे स्टार्ट विद देयर मैरो प्रेप लैडो, सारे ऑनलाइन क्लासेस डैम्स सब पहले से ही चालू हो जाते हैं बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है. तो इवन आफ्टर डूइंग वो जो एक अकम्पलिशमेंट हुआ कि ओके नीट क्लियर हो गया, उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है कि ओके अब नीट पीजी क्लियर करना है. तो वो कभी पढ़ाई इन लोगों की ख़त्म ही नहीं होती है. अच्छा. और मैंने ना मतलब अब देखो उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड पे, बट काफ़ी मूवीज़ में मैंने देखा है कि कुछ बहुत ही डेंजरस ऑपरेशंस भी होते हैं. सो रिलेटेड टू आई मतलब कैसा ऑपरेशंस होता है? इज इट अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ? डेंजरस एज इन लाइफ थ्रेटनिंग. तो आई अलग से एक ऑर्गन है. तो यूजुअली जो हम देखते हैं ट्रॉमा वगैरह के केसेस तो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होते हैं, ठीक है. लेकिन हाँ कुछ सिचुएशन में इट्स स्पेसिफिक टू ऑर्गन. हाँ, बिकॉज इट्स स्पेसिफिक ऑर्गन तो इट इज मतलब कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता. तो अच्छा. ऐसा कुछ होता है कि बॉडी से कोई काइंड ऑफ फंगल और काइंड ऑफ एनी वायरस व्हिच कैन अफेक्ट योर आईज? यस, एंडोजीनस एंडोफ्थल्माइटिस, ठीक है. तो उसमें अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा सेप्सिस या बहुत इन्फेक्शन हो रहा है वो जाके आई पे भी अफेक्ट कर देता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी के इन्फेक्शंस नहीं अफेक्ट करते हैं आई को. अच्छा. बट येस, आई इज ऑल्सो लाइक अ मिरर टू योर बॉडी. बिकॉज आप अपने ब्लड वेसल्स कहीं भी बॉडी के ब्लड वेसल्स आप कहीं नहीं देख सकते हो, बट आप थ्रू योर आई एग्जामिनेशन यू कैन डायरेक्टली सी कि आपके ब्लड वेसल्स कैसे हैं. तो हम एक डायलेटेड आई एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब ड्रॉप्स डालते हैं जिससे आपके जो आइरिस होते हैं वो फैलते हैं और फिर आप डायरेक्टली अपने पर्दे देख सकते हो. अच्छा. हाँ, तो पर्दों में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो माइक्रोवास्कुलेचर्स भी होते हैं. तो वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी किडनी का भी क्या स्टेटस है. ओके. और आपकी ओवरऑल बॉडी का. तो फिर इसलिए अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या तो फिर डायबिटिक पेशेंट है तो हमको उसका क्या स्टेटस चल रहा है वो प्रोग्नोसिस हमको समझ में आ सकता है. अच्छा. तो जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है जो कि हाइपरटेंशन में होता है, वो चीज़ हमको डायरेक्टली आई एग्जामिनेशन से समझ में आता है. तो इसलिए योर आई आर एक्चुअली द मिरर टू योर बॉडी. लास्ट टाइम जब मैंने साइंस में पढ़ा था व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, बिकॉज 2 थिंग्स होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मेट्रोपिया, काइंड ऑफ मायोपिया. आई फॉरगेट. मायोपिया. सो मेरे ना लाइफ का ये यहाँ तक रुक गया था. राइट. बट इज इट क्वाइट डीपर? हाँ, सो व्हाट यू सेड अबाउट मायोपिया, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन आई प्रॉब्लम जो हमने सबसे पहले बात करी, चश्मे की प्रॉब्लम. तो मोस्ट कॉमन जो दूर का हमको नहीं दिखता है वो होता है मायोपिया. मतलब सिर्फ नियर साइटेडनेस. हाँ, कि हमको दूर की चीजें नहीं दिखती है. वो मोस्ट कॉमन मोस्टली लोगों पे पाया जाता है. हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का दिखता है, दूर का दिखता है पर पास का नहीं. Concentrate on one of the item or element. Right. And then there is something called presbyopia, जो कि एक 40 years के बाद ऑलमोस्ट हर किसी को होता ही है. क्योंकि हमारे आईज का कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर, हमारे चीज़ों को एडजस्ट करके देखने की, पास की चीज़ों को देखने के लिए हमारी आई को एडजस्ट करना पड़ता है. लाइक आपके जो कैमरेज हैं उनका फोकल लेंथ जैसे चेंज होता है. हाँ, तो उससे
उससे हमको कैसे डिफरेंट दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें। डॉक्टर पीयूषी, जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हो और हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि ये एक इशू है या एक डिजीज़ है? ये किस पहलू पे आप देखते हो, किस चीज़ों पे डिपेंड होता है कि इन्हें कुछ डिजीज़ हो गया है? ओके, तो कभी भी आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपका विजन का टेस्ट होता है, एक विजुअल एक्विटी जिसे कहते हैं, मतलब आपका दृष्टि कितना है। अच्छा। तो एक जो नॉर्मल इंसान है वो 6 मीटर में जितने लेटर्स पढ़ सकता है, वो एक जो पेशेंट है वो कितना पढ़ पा रहा है, उस दायरे पे हम मापते हैं। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हो जाता है कि विजन जो दृष्टि है वो कितनी है। तो हमको वो चीज़ समझ में आती है कि नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में इनकी दृष्टि इतनी कम है या इतनी अच्छी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको पता चलता है कि दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है। फिर हम आंखों का प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, और फिर साथ ये भी देखते हैं कि चश्मे का नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मैं एक स्लिट लैम्प में एग्जामिनेशन करती हूँ। स्लिट लैम्प एक डिवाइस होता है जिसमें हमको आंखों की बारीकियाँ समझ में आती है। एक कॉर्निया जो आंखों की सामने की परत है वो समझ में आता है। बीच में एंटीरियर चेम्बर होता है, मतलब एक पानी भरा हुआ रहता है उस चेम्बर में, वो देखते हैं। आइरिस देखते हैं, बीच में फिर लेंस आता है। ठीक है, वो लेंस देखते हैं, उसमें कोई मोतिया बिंदु तो नहीं है। फिर हम पीछे पर्दे की जांच करते हैं कि पर्दे में जो ऑप्टिक नर्व है वो कैसा है। फिर जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो ठीक हैं कि नहीं, कहीं पे कोई रक्त रिसाव तो नहीं हो रहा है या चर्बी तो नहीं जम रही है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आइस में भी चर्बी जमता है? जी हाँ, तो ये जो होता है ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब जब हाइपरटेंशन होता है, और मोर कॉमनली डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब डायबिटीज़ जब बढ़ते जाता है तो शुगर, जैसे कि ब्लड स्ट्रीम में हमारे शुगर बढ़ते जाता है तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो जमा होते जाते हैं रेटिना में, और फिर वो रक्त कोशिकाओं को डैमेज करते जाते हैं। तो रक्त कोशिकाओं से फिर लिपिड्स और ये जो रक्त का रिसाव होते जाता है पर्दे पर, तो इस तरीके से चर्बी जम। अच्छा, कौन कौन सी यूजुअल डिजीज होते हैं जो नॉर्मली लोगों पे पाए जाते हैं या आप उनसे डील करते हैं? तो मोस्ट कॉमन जो होता है मायोपिया जिसे कहते हैं, जिसमें हमको दूर की चीजें कम दिखती हैं। ठीक है, फिर हाइपरमेट्रोपिया होती है जिसमें हमको पास की चीजें कम दिखती हैं। उसके अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस के चश्मे के नंबर दिए जाते हैं। अच्छा। फिर एक होता है प्रेसबायोपिया, जो कि एज के साथ होने वाली, मतलब 40 ईयर्स के बाद हमको पास की चीजें कम दिखने लगती हैं। अगर मैं पूछूं ये क्यों होता है? तो मायोपिया क्यों होता है? मायोपिया मोस्ट कॉमनली जो होता है वो हेरिडिटरी रहता है। ठीक है, अगर मोस्टली हम देखेंगे कि अगर मदर फादर को चश्मे हैं, हाई पावर के जो चश्मे, तो बच्चों को यूजुअली लगते ही हैं। दूसरा, ओवर टाइम अलग अलग कंडीशंस के कारण भी होता है, जैसे कि ज़्यादा गलत कंडीशंस में पढ़ने के कारण, ठीक है, चीज़ों को पास लेके या स्ट्रेन लेकर पढ़ना, कंटिन्यूटी में, है ना, तो वो सारा। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें हमेशा कंट्रोल में नहीं होती हैं। एग्जैक्टली, राइट। अच्छा, हम अपने आइज को मेंटेन कैसे करें? इट्स गुड फॉर लाइक मेंटेन आवर आइज। हम क्या कर सकते हैं? हमें कैसा लाइफ स्टाइल अपना रखना चाहिए? आइज एक्चुअली ना सेल्फ मेंटेनिंग ऑर्गन है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ना ज़रूरत नहीं है आइज के लिए। आप रेगुलरली, अगर आपको थोड़े से भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डेफिनेटली अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए और चेकअप कराइए। वो एक डेफिनेटली रेगुलर है। बाकी जो आजकल लोग करते हैं कि आँख में गुलाब जल डाल देना, ठीक है, फिर ऐसे मार्केट में ये सारे ड्रॉप्स आते हैं, आयुर्वेदिक ड्रॉप रहते हैं, जिसमें एक्चुअली मतलब साइंटिफिकली टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और कई चीज़ें स्टेराइल भी नहीं होती हैं। स्टेराइल मतलब जिसमें इन्फेक्शन, हाँ, वॉश नहीं कहना चाहिए, मतलब स्टेराइल मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, वो चीज़ स्टेराइल होती है। तो कई बार इनमें ऑलरेडी ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि उनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, डिसइंफेक्शन जो एक प्रोसेस के थ्रू जो जाती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती है। ये
ओवर द काउंटर ड्रग्स की, अच्छा है ना, जो कि मिलती हैं। तो इट्स बेटर टू नॉट डू एनीथिंग टू योर आईज, दैट इज द बेस्ट थिंग टू टेक केयर ऑफ योर आईज। The best part I have heard from you is we should not use rose water. We should not use rose water. Ever? We should not put rose water in your eyes because again आप ये जो भी मार्केट में आप मिल रहा है वो स्टेराइल नहीं है, पता चल रहा है आप ये डाल रहे हो और वो अलग से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। हमारे जो टीयर्स होते हैं एक नॉर्मल इंसान के, आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छे कंडीशंस में रह रहे हो, आप अपने आइज़ को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, ठीक है। सपोज आप लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो तो डेफिनेटली ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, डेफिनेटली आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहननी चाहिए, ठीक है। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जैसे कि वेल्डर्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स होते हैं, दीज पीपल आर मोर एक्सपोज टू आई इंजुरीज। Like a software engineer, because I usually software used to see the laptops. जो लॉन्ग आवर्स पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इन ऑल्सो आजकल जो बच्चे बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी हो गए, मेडिकल एस्पिरेंट्स, आईआईटी एस्पिरेंट्स हु हैव लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडीइंग, हु स्टडी फॉर लाइक 14 to 16 hours a day. तो ऑब्वियसली तो ये सारे तो इसमें मायोपिया के चांसेस हो सकते हैं, डेफिनेटली ड्राई आई डिसीज के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा, कमिंग बैक टू अदर प्रोफेशन सच एज फार्मर्स एंड वेल्डर्स, दे शुड वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना है, जो आजकल तो जैसे व्हाट्सएप में आजकल फॉरवर्ड आते हैं कि अपनी थूक आँख में डाल लो। Oh my God. Yes. ऐसा भी लोग करते हैं? Okay. आप वो देखे होगे। और फिर अभी जैसे कंजक्टिवाइटिस हो रहा था, तो अपने आँख में चूना डाल लो, या तो फिर अपनी आँख में मतलब कोई भी अनबंशन चीज़ है, तो डो नॉट फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है। और कंजक्टिवाइटिस से मुझे याद आया, क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कि इसे आँख आया है, मैं ज़्यादातर सुना हूँ लोगों से। हाँ, तो और मैं ये भी सुना हूँ कि यूजुअली क्या होता था, जब मैं स्कूल में था और किसी मैम को हुआ है, ऐसा कुछ हो जाता था, तो बच्चे बोलते थे कि नहीं, डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट मत करो, हो जाएगा। सो इज इट रियली ट्रू? और साइंटिफिकली एज फार एज आई हैव रेड, देखने से नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बट वो आई का डिस्चार्ज अगर वो हाथ में आया है और फिर वो कहीं पे से किसी सरफेस को छुए हैं, फिर उस सरफेस को आप छू रहे हैं और वो आपके आईज में जा रहा है, तो दैट इज हाउ इट स्प्रेड्स, नॉट थ्रू जस्ट लुकिंग। ओके, एंड व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? तो कंजक्टिवाइटिस इज आइटिस मतलब इन्फेक्शन, और कंजक्टिवा इज द जो आपका वाइट पार्ट है उसका एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है जो थ्रू आउट आपके आईज को कवर करता है, वो कंजक्टिवा होता है। हाँ, तो उसका इन्फेक्शन इज कंजक्टिवाइटिस, तो उसमें आईज रेड हो जाती हैं। तो इससे बचने का, बिकॉज जब ये फैलता है ना तो बहुत लोगों को बहुत कंटिन्यूअसली फैलता है, राइट, तो इससे बचने का क्या उपाय है? जस्ट लाइक कोविड, कोई भी मतलब हमने कोविड में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके सीख लिए हैं। Exactly. तो हमको वही सारी चीज़ें ना एक्चुअली फॉलो करनी चाहिए अगर ऐसे कोई भी एपिडेमिक्स फैलते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथ में सैनिटाइजर रखिए, ठीक है, बार बार अपना हैंड क्लीन किए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कंजक्टिवाइटिस फैलता है वो हाथों के थ्रू ही फैलता है, क्योंकि आप आइज को रब करते हैं, या आइज, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस में बहुत ज़्यादा आंखों से डिस्चार्ज आता है, तो लोग अपनी आइज को रब करते हैं, इधर उधर छूते हैं, वही सरफेस कोई और छूता है और फिर वो अपनी आइज को छूता है, तो ऐसे ही वो फैलते जाता है एक से एक दूसरे में। और हम देखते हैं कि किसी एक को होता है तो वो एक घर में बहुत जल्दी फैलता है। अच्छा, हाँ, तो अगर मेरे पास कोई भी कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि जो अपने टॉवल हैं, अपने जो बिस्तर के जो सिरहाने हैं वो डेली चेंज करें, और जो फेस टॉवल है वो डेली चेंज करें, किसी और के साथ शेयर नहीं करें। अपना सोप अलग रखें, अपने पास पूरे टाइम एक सैनिटाइज़र रखें, और बेटर हो कि एक ग्लास पहने, क्योंकि ग्लास पहनने से क्या होता है, अपन बार बार आइस टच नहीं करते हैं। हाँ, और जो डिस्चार्ज होता है वो फिर अपन इधर छू के उधर नहीं छूते हैं। और जो भी आप जिससे अपनी आइस क्लीन करो उसको डेली क्लीन करें। कोई स्पेसिफिक फूड है जिससे हम अपने आइस के लिए अच्छा हो, जो कि हो सकता है रोशनी बढ़ाए या उन्हें प्रोटेक्ट करे अदर बैक्टीरिया से और एनी अदर इन्फेक्शन से? राइट, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड, जैसा कहा जाता है कि कैरेट्स और
जो भी ऐसे ऑरेंज चीज़ें हैं, ओके, राइट, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है विच गिव्स देम दैट कलर. जैसे कैरेट में बीटा कैरोटीन होता है, दैट अल्टीमेटली इंक्रीजेज द लेवल ऑफ विटामिन ए इन योर बॉडी. और विटामिन ए जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगेन कीप अ गुड डाइट, बट कुछ भी चीज़ एक्सेस में नहीं करना है, ठीक है. कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स या स्पेशली इवन विटामिन ए की सप्लीमेंट भी हम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक्सेस में लेना है, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है. मतलब उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी हमको नुकसान कर सकता है. ओके. अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है. हम 2 तरीके से, ज़्यादातर 3 तरीके से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं किसी भी डॉक्टर से, आइदर एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी आई बिलीव. सो जब हम बात करते हैं आइज़ के रिलेटेड, तो क्या डिफरेंस है आयुर्वेदा पे और क्या डिफरेंस है एलोपैथी पे, ये हम जान सकते हैं? तो मैं एक बार ओवरऑल डिस्कस करूँगी एलोपैथी का. तो एलोपैथी मोस्टली फॉलोज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. ओके, तो व्हाट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? मतलब जो भी रिसर्च होता है, ठीक है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे होती है. वो ड्रग्स टेस्ट किए जाते हैं या तो फिर न्यू मोडालिटीज टेस्ट की जाती है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं और फिर हम उसको फॉलो करते हैं. दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड. ओके. आजकल आयुर्वेदा में भी ये चीज़ फॉलो करते हैं. आजकल आयुर्वेदा में भी बहुत सारे, जैसे राइट नाउ बहुत सारे रिसर्च हो रहा है अश्वगंधा पे. ओके, एंड अश्वगंधा's रोल इन इवन डायबिटिक रेटिनोपैथी, इवन इन आई. ठीक है, तो ये सारी चीज़, ऑल न्यू थिंग्स आर कमिंग अप. लाइक टर्मरिक हैज़ अ वेरी good role. Curcumin is a very good supplement and is believed to help in diabetic retinopathy. So again, these all things are coming, and धीरे धीरे एलोपैथी एंड आयुर्वेदा का amalgamation हो रहा है. Because again, एलोपैथी में भी रूट्स जो है उसकी कहीं ना कहीं आयुर्वेदा पे है, बट देन बहुत सारी चीज़ आजकल आयुर्वेदा में ये होती है कि do not come from a very certified source. ठीक है, तो अगर कोई आपको एक पर्टिकुलर ड्रॉप दे रहा है जिसमें जिंजर है, अनियन जूस है, एंड ये चीज़ है जो आइस को, और उसमें फिर ऐसा लिखा हुआ है कि ये आपका कैटरैक्ट भी ठीक कर देगा, ये आपका ग्लोकोमा भी ठीक कर देगा, ये आपका चश्मा भी उड़ा देगा, ऐसे टॉल क्लेम्स जब होते हैं, डो नॉट बिलीव इन देम. जो कि साइंटिफिकली अभी तक प्रूवन भी नहीं है कि ऐसे, जो अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में ट्रीट हो सकती हैं. एंड कोई ऐसा बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर दवाई आपको इन सारी चीज़ों से इलाज दे देगी. अच्छा. तो दो टॉल क्लेम्स, आई एम नॉट सेइंग कि आयुर्वेदा इज डूइंग दैट. आई एम सेइंग देयर आर सम प्रैक्टिशनर्स हु आर नॉट इवन प्रॉपर आयुर्वेदा सर्टिफाइड डॉक्टर्स आर making these tall claims in the name of Ayurveda, right? You see that in even newspaper में आप देखोगे तो फिर कुछ ना आपको दिखेगा ऐसे सारे ads. तो always be beware of such tall claims is what. जब भी किसी को कुछ होता है, सपोज डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, देयर आर सम एक्सरसाइज which comes from either from the yoga or other type of exercise. So हमारे eyes के लिए क्या ऐसे कोई exercise है which will help us to maintain a good health for our eye? हाँ, तो कोई स्पेसिफिक ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो आपका चश्मा हटा दे. ओके, या तो फिर आपकी आइस की पावर सपोज इतनी है और वो चीज़ को कम कर दे, वो मिसकंसेप्शन में हटाना चाह रही हूँ. ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप अपने आइस के मसल्स को ट्रेन कर सकते हो. तो जैसे एक होती है कन्वर्जेंस एक्सरसाइज. ठीक है, तो क्या होता है कन्वर्जेंस, एक आई मतलब अपने बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं. तो जब भी हम पास की चीज़ कोई देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स होता है जिसमें हमारी दोनों आइज पहले पास की तरफ देखती हैं और साथ में प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होता है और साथ में जो लेंस होता है उसका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है. तो अगर हम तो ये इस चीज़ का पावर बढ़ाने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसमें क्या करना, कैन आई हैव अ पेन? तो इसमें क्या करना है, सपोज ये पेन का टिप जैसे मैं देख रही हूँ, तो पहले मैं इस पेन के टिप को देखूंगी. ठीक है, और इसको
पेन के टिप को पहले दूर से अपने पास लेते हुए आऊंगी, ठीक है, और उस पे पेन के टिप पे फोकस है मेरा, ठीक है। फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें ये पेन का टिप पहले मुझे ब्लर दिखने लगेगा, फिर उसके बाद और मैं पास लाऊंगी, फिर ऐसा होगा ये पॉइंट आएगा जिसमें पेन का टिप जो है डबल दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में हल्का सा करना है, पास दूर पास, और फिर उसके बाद वापस दूर देखना है, ठीक है। देन अगेन ब्रिंग द पेन, लुक एट द टिप एंड देन slowly bring the pen close to you. Okay. So I feel this is literally a kind of a meditation which I've heard, I have seen somewhere, to concentrate in some of the point, Right. and it will like it's good for a concentration as well. तो आप जो बोल रहे हो त्राटक स्पेशली, Exactly, त्राटक जो मेडिटेशन होता है वो भी अभी और स्टडीज हो रही हैं उस पे, टू मेक इट इवन साइंटिफिकली प्रूवन, ओके, दैट इट विल रिड्यूस, इट माइट रिड्यूस योर आई का पावर, बट अभी तक ऐसे कोई मतलब मैंने जितना पढ़ा है लिटरेचर उसमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है, बट येस you should do it. Okay. It will first of all increase your concentration power, and it might अभी तक conclusive नहीं है, again I will clarify it, but it might reduce your eye power. आप बता सकते हैं 20-20-20 रूल के बारे में कुछ? तो जैसे कि आपने बोला कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो लॉन्ग आवर्स पढ़ते हैं, कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स जैसे कि आप भी ज़्यादा टाइम आप कंप्यूटर पे बैठे हो, तो जिसमें आपका नियर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि हम बहुत देर तक जब आप नियर वर्क करते हो तो आपकी आईज हमेशा ना इट्स लाइक कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ठीक है। आप 5 मिनट अपना मुट्ठी बांध के रखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिनट बैठे, 1 घंटा आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा। सेम चीज़ आंखों के साथ है, अगर वो इतने देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी तो आई में पेन होगा, स्ट्रेन होगा। तो इसलिए कहा जाता है 20-20-20 रूल कि हर 20 मिनट तक जब कोई प्रोलॉन्ग पास की एक्टिविटी कर रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए 20 मीटर दूर देखना है। तो इवन जैसे कि आपने प्रोमोडोरो टेक्निक भी सुना होगा। प्रोमोडोरो में क्या होता है, जैसे कि आप लॉन्ग आवर्स स्टडी कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लॉन्ग आवर्स 5-6 आवर्स पढ़ रहे हो, 14 आवर्स पढ़ रहे हो, तो उसमें आप 25 मिनट मतलब 30 मिनट के स्लॉट्स बनाइए, 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि वो जो 5 मिनट का जो ब्रेक लेते हैं उसमें आप दूर देखिए, अगेन डोंट लुक एट योर फोन। Either ये कर सकते हैं, can we close our eyes for some time? Can close your eyes, and also to relax your eyes, look at a far away object for 20 seconds. Means that will relax the your resting process is very important, yes, right? and that resting process occurs when you look at a far object. Okay. Whenever our eyes look beyond 20 meters, तो फिर अपनी eyes rest पे होती हैं। हम लोग normally कभी भी जैसे सुबह धूप में जाते हैं, एंड आई थिंक एक ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली अगर हम सन से एक्सपोज होता है हमारा आईज, सो इज इट नॉट गुड फॉर अस, इज इट समथिंग डेंजरस फॉर आवर आई, सो इज इट so sun is very powerful first of all, okay, and definitely there is something called solar retinopathy, okay. तो आप जैसे आप देखते हो कि आप सन के ऊपर एक मतलब सन लाइट पे डायरेक्ट अपन कोई एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, तो पीछे में आप पेपर रखोगे तो पेपर कैसे जल जाता है। करेक्ट। आवर आईज ऑलरेडी हैव अ लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस, इट कैन डू द सेम टू योर रेटिना, ठीक है। तो इससे मैक्युलर होल मतलब जो आपके रेटिना है उसमें छेद तक हो सकता है अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपोजर लोगे तो। अगेन दिस थिंग कैन ऑल्सो हैपन, जो सन वाला एक्सपोजर से जो मैं रेटिनोपैथी की बात कर रही हूँ, मतलब कि पर्दे में छेद हो जाना, ये लेज़र लाइट से भी हो सकता है आजकल के। जैसे आजकल के डीजेज में आप देखोगे वो जो ग्रीन एकदम पावरफुल वो जो लाइट होती है, वो उससे अगर बहुत देर तक आपका एक्सपोजर होता है, आप देख रहे हो उस पर, इट कैन एक्चुअली बर्न योर रेटिना, इट कैन कॉज अ होल इन योर रेटिना। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटेड नहीं होती हैं, ठीक है।
मतलब no one is डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना चाहिए सन टू आईज, राइट? sun to eyes or these lasers, it's Okay. very dangerous. वेरी डेंजरस। Yes. ठीक है। हमारे ना इस जनरेशन में काफ़ी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं पब्स जाने को या डीजेस जैसे काइंड ऑफ जगह पे डांस करने को। तो इज़ इट वेरी हार्मफुल जब वो हम उस लेज़र लाइट के कांटेक्ट में आए? तो ऐसा कुछ इशू होता है कि हमारे आंखों के साथ? ऐसे पेशेंट्स होते हैं और हमने देखा है कि बहुत देर तक वो लेज़र की लाइट्स को देख रहे थे एंड उसके कारण आई में जो रेटिना होती है उसमें होल हो गया है। वो जो लाइट्स होती है, जो लेज़र की, जो ग्रीन लेज़र्स जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं दैट इट कैन एक्चुअली डैमेज योर लाइट आईज एंड इट इज़ ऑल। इवन जो रोड पे जो आजकल जो ओपन डीजेज होते हैं जो गणपति वगैरह में निकलते हैं उसमें भी ये सारे बहुत ही पावरफुल लाइट्स ये यूज़ होते हैं। कोई रेगुलेशंस नहीं है इन पे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इन सब चीज़ों पे रेगुलेशंस होना चाहिए कि कितने वेवलेंथ में हो, कितने वेवलेंथ, कितने ल्यूमिनस होने चाहिए ये सब, या केल्विन्स और Yes. जो भी उनका मापदंड वो जो है। यूनिट है। तो उससे इस पे कोई regulation नहीं प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं? या फिर आइदर कुछ मतलब एक supplement शॉर्ट एक्सपोजर हो रहा है वोंट कॉज दैट मच डैमेज, बट आप लॉन्ग एक्सपोजर बहुत देर तक उस चीज़ को देख रहे हो, इट कैन डेफिनेटली डैमेज योर आईज। ओके। और कुछ बच्चे ज़्यादातर आपके पास एज अ पेशेंट आते होंगे, तो आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिसीज या स्पेसिफिक इशू आइडेंटिफाई किया है जो यूजुअली बच्चों को होता है? देखिए, बच्चे ना हमको बता नहीं पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ओके, राइट? उन लोग यूजुअली ये सारी चीज़ें टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं हाँ। कि, और टीचर्स को करना चाहिए कि कोई बच्चा एकेडमिकली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या बैक बेंच में बैठ के नहीं पढ़ पा रहा है चीज़ों को, फ्रंट बेंच में अच्छे से चीज़ें में आंसर कर रहा है, पीछे बैठता है तो फिर नहीं ध्यान देता है। बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं नोटिस करते हैं। ये अच्छा। सारी चीज़ें टीचर्स को नोटिस करनी है, पेरेंट्स को नोटिस करना है एंड डेफिनेटली एक बार ईयरली चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आजकल एक तो बहुत यंग बच्चे जो प्री मैच्योर जैसे बेबीज़ होते हैं उनमें रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी जो होती है वो होता है। करेक्ट। क्या होता है कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं जो अपने 9 मंथ से पहले जो होते हैं और उनको NICU एडमिशन दिया गया है, तो उनको ऑक्सीजन के एक्सपोजर से जो रेटिना का जो फुल ग्रोथ होता है वो नहीं हुआ रहता है। तो ऐसे बच्चों में रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होती है। ये सारी चीज़ों को सही टाइम पे डायग्नोस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो जब भी न्यूबॉर्न्स हो तो एक बार आई चेकअप तो उनका कराना चाहिए, स्पेशली अगर प्री मैच्योर बच्चे हैं तो अगेन। और उसके बाद जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, ज़्यादा अटेंटिव नहीं लग रहे हैं तो एक बार, और एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली एक बार आई चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है उनको चश्मा हो। और बच्चों में अगर हम सही टाइम पे सही चश्मा नहीं दें तो एक और प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया या लेजी आई, मतलब आँख जो है वो सुस्त हो जाती है। अच्छा। एक आँख में हो सकता है कि पावर ज़्यादा हो नॉर्मल और दूसरी आँख नॉर्मल हो, तो एक जो आँख है उसकी शक्ति जो है वो हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा। पूरी तरह से उसकी दृष्टि कम होने लगती है, सुस्त होने लगती है आँख। तो सही टाइम पे उसको डायग्नोस करना, उसको ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों को साल में एक बार तो चेकअप कराना चाहिए। जिन भी लोगों को स्पेक्स लग जाता है, मेरा हमेशा ये क्वेश्चन होता है, आइदर मैं पूछूं या ना पूछूं, मगर मन में होता है कि क्या हमारा वापस वो आई का पावर आ पाएगा? इज इट पॉसिबल टू गेट बैक दोस काइंड ऑफ व्यूज व्हिच वी ऑलरेडी हैव बिफोर? ओके, सो सपोज आपको एक स्मॉल नंबर लगा हुआ है, जैसे कि -1 तक के लगा है, आप उसको रेगुलरली पहनिए। मोस्टली अपने आप जो है पावर नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ से एडजस्ट करते हैं। लेकिन आपको चश्मा पहनना है। अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो डेफिनेटली चश्मा नंबर इंक्रीज होगा। ओके, हाँ। एंड अगेन आपकी हेडेक होता रहेगा, आंखों से पानी आएंगे जिसके कारण और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। हाँ। दूसरी चीज़ ये भी होता है बड़े और जो प्यूबर्टी वगैरह में है, अगर वो चश्मा नहीं पहन रहे, स्पेशली विद इन द ईयर ऑफ 8 to
14 उस टाइम पे चश्मा नंबर है और आप चश्मा नहीं दे रहे हो, तो वो जो मायोपिया का जो प्रोग्रेशन है वो बहुत जल्दी होता है। बच्चों का चश्मा, ठीक है, बच्चों को चश्मा देना इम्पोर्टेंट है अगर उनको चश्मा नंबर आ रहा है तो, क्योंकि एक तो बहुत सारे मदर्स या बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको लगता है ओ माय गॉड मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, इसका अपीयरेंस खराब हो जाएगा, अब इसकी आगे शादी नहीं होगी। लड़कियों को लेके ये भी लगता है। Okay. मैंने देखा है ऐसा कि मदर्स आ रही हैं एंड देन उनको ये लग रहा है कि मैं चश्मा नहीं पहनाऊंगी, इसके लिए रिश्ते नहीं आएंगे आगे जाके। मतलब उनके लिए अपीयरेंस इतना ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है कि वो ये नहीं देखते कि बच्चे की दृष्टि खराब हो सकती है। करेक्ट। तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। एंड मोर देन दैट आजकल इतने अच्छे स्पेक्टिकल्स आते हैं, वो काइंड ऑफ एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है एक कहीं ना कहीं। एवरीथिंग इज इन अ फैशन हो गया है चश्मा पहनना। Yeah. और डेफिनेटली आप चश्मा पहनोगे एक अलग ऑरा लगती है। it looks like a best personality comes inside from inside. यस, लोगों को लगता है कि ओके आप और स्मार्ट हो शायद, Correct. चश्मा पहनने से वो चीज़ होती, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ टैबू करके नहीं रखना चाहिए कि मुझे चश्मा नहीं पहनना है। दूसरी बात, अगर आप टाइम पे स्पेशली अगर बच्चों को चश्मा लग रहा है एंड चश्मा नहीं दोगे तो अगेन वो एम्ब्लायोपिया जो मैंने कहा, लेजी आई, वो होने लगता है। आप एम्ब्लायोपिया को डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो एम्ब्लायोपिया मतलब जब आई का जो डेवलपमेंट जिस टाइम हो रहा है और जो रेज रेटिना पे पहुंचनी चाहिए उसको एक्टिव रखने के लिए वो चीज़ नहीं होती है, तो धीरे धीरे जो आई है वो वाली आई सुस्त होने लग जाती है और वो उतना उसका विजन कम होते जाता है, दूसरी आई ज़्यादा एक्टिव होने लगती है। तो ब्रेन जो है सारा अपना सिग्नल दूसरे आई पे डालने लगता है और इस वाले को नज़रअंदाज करने लगता है। Like वो वीक होते जाता है। राइट। अच्छा। तो इसमें हम पैचिंग थेरेपी देते हैं जो कि तभी काम करता है अगर वो 12 इयर्स से पहले आए तो आजकल बहुत सारे मेरे पास अडल्ट्स आते हैं जिनको ऑलरेडी एम्ब्लायोपिया सेट इन हो गया है। जो नहीं होता, अगर वो बच्चे जब वो 14 साल से कम के थे, 12 साल के कम के थे, उस टाइम अगर उनके मदर फादर ने प्रॉपर आई चेकअप करा लिया होता तो आज भी उनकी आई की पावर अच्छी रहती। लेकिन अब क्योंकि वो अडल्ट हो गए, 25 इयर्स पे आ रहे हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। अब उनकी आई की पावर अब हमेशा के लिए वो कम हो गई है। Okay. And one more thing that I wanted to talk to you is I have a many client from USA. And a lot of people in the USA, I feel that they have one issue related to eye, which is night blindness or color blindness. So why it is? It's not specifically in USA. The thing is कि USA में maybe लोग ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। एंड कलर ब्लाइंडनेस अलग है और नाइट ब्लाइंडनेस अलग है। क्या? कलर ब्लाइंडनेस में एक स्पेसिफिक कलर के लिए हो सकता है रेड, ग्रीन, Yeah, they cannot identify many of the colors. या तो फिर सारे के और कलर्स एंड देन दे ओनली सी ब्लैक एंड वाइट। ये सारी चीज़ का ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो वो अगेन लोगों जब इंसान को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको खुद नहीं पता चलता अनटिल अनलेस उस चीज़ का टेस्ट किया जाए। इसलिए अगेन ये भी स्कूल में टेस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड प्रोफेशनली ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज देन इट लिमिट्स योर जॉब ऑप्शंस। ऑब्वियसली अगर कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट करने वाला इंसान है, यू कैन नॉट हैव अ कलर ब्लाइंड पर्सन ऑपरेटिंग हैवी मशीनरीज। ओके, तो इसलिए वो सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कमिंग टू नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है मोस्टली, या तो फिर एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या दूसरी हेरिडिटरी डिसीजेस के कारण भी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो अगेन अगर ऐसा बच्चों में या बड़ों में भी ये चीज़ पहले पता चल रही है, उनको लग रहा है कि रात में कम दिखने लगा है, तो डेफिनेटली अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए। हो सकता है ये ट्रीट कर सके। कुछ चीज़ें ट्रीट नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर ट्रीट हो सकती तो डेफिनेटली एक बार तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा वो चीज़। You are from doctor family, and in your family, I think most of the people are doctors. But still, I'm asking you, like, suppose, like your mother or some old age people who is having some eye issues. So, are you
gonna treat them or I take it as a patient? How it is? एक तो ये फैक्ट है कि ऑलमोस्ट हर किसी को अपने लाइफ टाइम पे आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी ही है. Okay. कैटरैक्ट जो है, अगर आप मतलब एक जनरल सेंसस लो तो हर किसी को एक एज के बाद जाके कैटरैक्ट होना ही है. Like my mom and dad. So because they also have some issues with their eyes. So that's the reason I asked you. Is it like? आपको भी होगा, मुझे भी होगा. इवन इफ मेरी डाइट और एक्सरसाइज मैं हमेशा करूँ, मैं अपने आप को हमेशा फिट रखूँ, वो मतलब एक एज रिलेटेड चेंज है, कोई डिसीज नहीं है. कैटरैक्ट मतलब मोतिया बिंदु, ठीक है. तो वो एक एज रिलेटेड चीज है. जैसे कि हमको झुर्रियाँ आनी ही है, ठीक है. स्किन जो है सैग होगी, बाल जो है वो वाइट होंगे, वैसे ही आंखों में भी मोतियाबिंद होगा ही, ठीक है. तो वो हर किसी को होना ही है. अच्छा, तो उससे बचने का कोई इलाज, मतलब चलो नहीं भी बचोगे, बट एक होता है ना कि तुम ये एक्सरसाइज करो, आइदर ये सप्लीमेंट लो, आइदर दिस थिंग्स यू शुड हैव टू इन्वॉल्व इन योर डेली लाइफ साइकिल सो दैट इट विल नॉट कम मच फास्टर. ऐसा कोई सप्लीमेंट, अगेन गुड दैट यू ब्रॉट दिस अप, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगेन साइंटिफिकली कुछ भी प्रूवन नहीं है विच कैन स्टॉप कैटरैक्ट. Okay, there is nothing which can stop cataract. Why the people are not stopping? Why the government are not stopping them if they like sell this kind of things? Regulations नहीं है चीज़ों में. Okay. वही है, होना है. Exactly ये जो चीज़ है ये होना है. इतने सारे प्रोडक्ट हैं आई से रिलेटेड मार्केट में जिनका टॉल क्लेम्स होते हैं कि ओके ये ड्रॉप डालो आपका सब चीज़ ठीक हो जाएगा. Okay. ये डालो आपका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा. मोतियाबिंद ऑपरेशन के सिवा किसी और चीज से नहीं ठीक हो सकता है. Oh my God. Yes. हाँ, मेरी दादी का हुआ है. ऑपरेशन से ही ठीक होगा वो. तो एग्जैक्टली क्या होता है उस ऑपरेशन में? तो मोतियाबिंद के इलाज में बहुत ही नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक है. 5-10 मिनट का रहता है. अच्छा, ठीक है. मतलब वो कोई डेंजरस नहीं है. क्या है ना, जब कोई मुझे बताता है कि मेरा मतलब मेरे पेरेंट्स में होता है कि मुझे मोतियाबिंद का मुझे सर्जरी करवाना है, तो इट लाइक साउंड्स लाइक इट्स वेरी टफ थिंग, और वो बहुत डर जाते हैं बिकॉज ओल्ड एजेस, आप समझ सकते हो ना. मेरे दादा दादी या जो भी जो ओल्ड एज पे है, और ये मैं सुनता हूँ कि मोतियाबिंद इज टू टफ टू वी नीड टू गो फॉर दैट सर्जरी. इट्स वेरी लाइक इट्स काइंड ऑफ everyone should have to do, everyone should to go. और right? वो आइज है तो आइज के लिए और ज्यादा लोग डर जाते हैं. exactly. क्योंकि वो स्पेशली कोई इंस्ट्रूमेंट भी आता है आई के पास तो उस चीज से ही डर जाते हैं. हाँ. तो वो एप्रीहेंशन रहता है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है. बहुत ही रूटीन प्रोसीजर है. Okay. बहुत ही रूटीन प्रोसीजर है, बहुत ही सेफ है. सॉरी, पेन होता है आजकल बिना पेन, बिना मतलब आप इट्स सो सिंपल कि बस एक ड्रॉप डालो, मशीन से पूरी, मतलब लेजर से भी होता है, मशीन से भी होता है, पूरा ऑपरेशन हो जाता है, एंड देन जस्ट नेक्स्ट डे यू आर एबल टू सी एवरीथिंग. इट इज सो सिंपल राइट नाउ. पहले होता था कि हाँ मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि आँख में बहुत बड़ा सा चीरा लगा रहे हैं, फिर उसके बाद पूरा वो निकाल रहे हैं, और उसके बाद भी विजन उतना अच्छा नहीं आता था क्योंकि उस टाइम लेंसेज भी नहीं रहते थे. तो लेकिन अभी जो है वो बहुत ही छोटा सा चीरा रहता है, मशीन से होता है, फेको इमल्सिफिकेशन जो होता है. अच्छा. मशीन से पूरा जो लेंस है निकल जाता है, एंड देन एक आर्टिफिशियल लेंस वापस इम्प्लांट किया जाता है, एंड देन नेक्स्ट डे योर विजन इज बैक टू नॉर्मल, एंड देन यू कैन प्रोसीड विथ योर डेली वर्क. ओके, ये बात बहुत ज़रूरी था बिकॉज लोगों के अंदर ना डर बना हुआ है कि मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन है. मेरी दादी डर गई थी बहुत ज़्यादा. राइट. बट उनका हो गया ऑपरेशन, और वो एक्सपीरियंस तो मुझे बता ही नहीं, बट मैं हमेशा से जानना चाहता था कि इज इट वेरी लाइक हार्ड और इट्स वेरी रूटीन. ठीक है. अगेन हर ऑपरेशन में वो चीज़ एक मतलब ठीक है, आप ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हो तो वो चीज़ डर रहता है हर किसी को, लेकिन अगेन आजकल बहुत ही सेफ और मतलब करा लेना चाहिए टाइम पे, ज़्यादा वेट नहीं करना. इज इट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी? डेफिनेटली आजकल बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, हैंड्स आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वो सारी चीज़ें आर मतलब जैसे पहले कॉम्प्लिकेशंस होते थे वैसे आजकल नहीं होते हैं. सारे स्टेराइल इसके साथ होते हैं, इन्फेक्शन के रेट बहुत कम हो गए हैं. तो इसलिए
मतलब पेशेंट का भी ना जो आउटपुट रहता है बहुत अच्छा हो गया आजकल। अच्छा, और जैसे ना हमारे को डेंटिस्ट के पास भी जाना ही पड़ता है, राइट। और वो ना हमेशा 2 ऑप्शन ज़रूर होता है उनके पास। अगर तुम्हारे दांत में कुछ भी इश्यूज आ गए हैं, इवन बोलो कि सड़ चुका है या जो भी है, तो ये होता है ना कि वो 2 ऑप्शन देते हैं मुझे, आइदर यू हैव टू रिमूव दैट टिथ, और द नेक्स्ट ऑप्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट, यू शुड गो फॉर द रूट कैनल, राइट। एक ऑपरेशन होता है जो छेद करके वो कैनलिंग होता है, राइट। सो आई से रिलेटेड इज देयर एनी सर्जरी विच ऑलवेज यूज्ड टू गो फॉर दैट? कोई सर्जरी है जिसको जो यूजुअली करना चाहिए इन्फेक्शन के लिए? कोई भी आईज में इश्यूज आते हैं मोस्टली। आई की सारी अलग अलग सर्जरीज होती हैं, ठीक है। अब जैसे आजकल सर्जरीज आती हैं कि आपकी पूरे चश्मे से ही आप चश्मे से मुक्ति हो जाती है। अच्छा। जैसे कि लेसिक होता है, स्माइल होता है, ओके, सिल्क होता है, द मोस्ट लेटेस्ट थिंग। तो ये सारी सर्जरी से आपका कॉर्निया का कर्वेचर चेंज करते हैं, जिससे आपका चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोकोमा की सर्जरीज होती हैं। इज इट एक्सपेंसिव? यस, एक्सपेंसिव तो है। और प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये जो लेसिक सर्जरी और ये जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी हम बोलते हैं, मतलब चश्मे से मुक्ति की जो सर्जरी है, वो किसी गवर्नमेंट स्कीम में या तो फिर किसी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। तो पेशेंट को अपने एक्सपेंस से कराना रहता है। तो मोस्ट ऑफ द लोग आजकल ये सोचते हैं कि लाइक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, कि अच्छा दिखने के लिए हम करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब एक काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन भी है ये। किसी को -6 -8 का पावर है, आप उसको चश्मे से आज़ादी दे रहे हो, तो वो मतलब वो हमेशा के लिए ही चश्मे से बेटर हो जाता है, राइट। ये फ्यूचर में कोई इफेक्ट तो नहीं होता? इफेक्ट एज इन लाइक समटाइम होता है ना कि बाद में कुछ इश्यूज आ जाए, हो सकता है बाद में आपका थोड़ा सा और कर्वेचर चेंज हो, तो आपको थोड़ा सा मतलब मे बी 0.5 या तो फिर 0.75 का नंबर का चश्मा लग सकता है। लेकिन वो अगेन ऐसा नहीं है कि -5 का था तो फिर से -5 का ही चश्मा लग जाएगा। आपने बताया कि स्पेक्स कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। बट लॉट ऑफ पीपल, many celebrities always used to go for the lenses. Yes, contact lenses, which is substitute of the specs, right? Yes. So is it a good choice, or we have to be stuck with specs? ऐसा नहीं है आपके देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस भी ना आजकल क्या होता है कि ओवर द काउंटर बहुत मिलता है, एंड देन लोग एक तो या तो फिर प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं करते हैं, दूसरी ये भी चीज़ हो सकता है आपका कॉर्निया थिन हो एंड आपके अलग से आप उसका प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो। तो अगर लॉन्ग, और प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो जाते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस क्या है कि आपके आई के ऊपर एक डायरेक्टली आप चश्मा काइंड ऑफ लगा रहे हो, एक लेंस डायरेक्टली लगा रहे हो, तो आपके कॉर्निया को जो आपकी कॉर्निया होती है वो एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें रक्त कोशिकाएं नहीं जाती है, उसको जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो अगर आप ऐसा एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उसके कारण अल्सर्स होना या तो फिर बहुत जल्दी इन्फेक्शन होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाके रेगुलरली चेकअप करा के आप लगा रहे हो कॉन्टैक्ट लेंस, देन इट्स गुड। अपना रेगुलर चेकअप कराइए, प्रॉपर क्लीनिंग सोल्यूशन कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट लेंस की केयर कीजिए, पानी में नहीं धोइए, नॉर्मल पानी में नहीं धोइए, एंड पहन के स्विम नहीं कीजिए, और पहन के ओवरनाइट सोइए मत। ओके, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आप मेरी एक फ्रेंड है, राइट नाउ शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत ज़्यादा just one second, I'll just because we talked about contact lens, I'll also talk about कि बहुत सारे आजकल मतलब इवन मीशो जैसे, maybe I should not talk brand something, but ऐसे ओवर द काउंटर्स प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड लेंसेज जो नहीं होते हैं, जो कि प्रॉपर सोल्यूशन में नहीं रहते हैं, वो सब भी मिलते हैं, विच माइट नॉट बी गुड फॉर योर आईज,
एंड बहुत ही चीप रेट में मिलते हैं और आजकल यूथ ये सब चीजें यूज करते हैं. Colorful lenses. Those colorful lenses. Okay. So I have seen that and then they came and then they तो ऐसे पेशेंट्स भी आए जो ऐसे कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो गए या तो फिर वो लगाए हैं, उनको लगाना प्रॉपर आया नहीं और अपनी पूरी कॉर्निया अपग्रेड मतलब पूरी कॉर्निया छिल गई उनकी. तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस को लाइटली मत लें, लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके प्रॉपर वे से लगा रहे हैं देन इट्स अ गुड थिंग, लेकिन लाइटली मत लें क्योंकि आपकी कॉर्निया अगर डैमेज होती है तो उसको उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं और देन आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट तक के जाना पड़ सकता है. Oh my God. वही मैं बता रहा था, मेरी एक फ्रेंड है, अभी वो ऑस्ट्रेलिया पे है, एंड she when she was like in India she always used to wear the lenses. बट क्या हुआ ना, एक दिन उनका पूरा आई रेड हो गया था. उन्होंने बताया कि वो क्या है, आई थिंक शी फॉरगेट टू रिमूव द लेंसेस एंड शी स्लेप्ट. या और उनका आँख इतना गंदा स्थिति था. आई फील रियली लाइक इट्स वेरी cornea is a very मतलब one structure in the eye which has the most number of nerve endings. बहुत sensitive structure है and very important for your clarity of vision. Okay. And again उसमें कोई रक्त कोशिकाएं नहीं जाती है तो उसका ऑक्सीजन जो है बाहर से आता है. आप जब भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो और उसको पहन के सो जाते हो तो समझो रात भर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला. वो ऑर्गन जो है वो डी वाइटलाइज हो गया ओवरनाइट, तो उसमें पेन हो रहा है, उसमें और ज़्यादा मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया. वही चीज़ आपकी फ्रेंड के साथ हुआ है. तो ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है व्हेन यू आर वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंस. कोई विटामिन्स जो मतलब आप रिकमेंड करना चाहोगे सारे व्यूअर्स को जो कि हमें लेना चाहिए जस्ट बिकॉज अ गुड हेल्थ ऑफ आवर आईज? I will not recommend that. Okay. I will not recommend because vitamin A again खुद से लेना is not. देखिए आई के लिए the main vitamin is told is vitamin A. Okay. तो उसकी एक प्रॉपर रेंज होती है. अगर बहुत कम भी हो जाता है आई में देन लाइक यू सेड नाइट ब्लाइंडनेस वो कॉज करता है. करेक्ट. और अगर आप बहुत ज़्यादा भी लोगे तो फिर वो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी होती है. अच्छा. ओके. तो इसलिए अगर नॉर्मली हमारे बॉडी में वो अच्छे से उसका जो टर्नओवर है एक नॉर्मल इंसान में बहुत अच्छा रहता है, तो अलग से आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. आई बहुत ही अच्छे से सेल्फ मेंटेन अच्छा स्ट्रक्चर है. बेटर यही होता है कि हम जितनी कम छेड़खानी करें अपने आइस के साथ, कोई अननेसेसरी गुलाब जल या इधर उधर के सप्लीमेंट्स ना लें, वो बेस्ट रहता है. Can you give some tips to our students which are preparing for a NEET examination? Yes. Because they need some kind of some person who can like make him much I don't have a word but I understand. अभी see even I myself having मतलब मैं खुद ये सब कुछ कंप्लीट होके अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ और फिर भी जब मैं ये स्कैम देख रही हूँ तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपको पता है कि आप कितनी मेहनत करते हो. करेक्ट. एंड देन मे बी जैसा कि आपने बोला कि जो इंसान चीटिंग करके उसको अच्छा मिल जा रहा है वो तो बहुत खुश होगा. लेकिन वही जिसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है उसका लेवल ऑफ मतलब जो निराशा जो फेस कर रहा होगा वो हम समझ भी नहीं सकते. तो ऐसे में मुझे ये ऐसा लगता है कि हमको ये समझना है, स्पेशली जब नीट के लिए जब आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ना प्रेशर डालते हैं. प्रेशर हो जाता है कि Correct. नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है या तुमको ये पर्टिकुलर चीज़ ही करनी है. ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि लाइफ ना एकदम ऐसे कोई एक पर्टिकुलर सीधा रास्ता नहीं है. बहुत सारे रास्ते हैं आपके एक पर्टिकुलर मंजिल तक पहुंचने के लिए. और ज़रूरी नहीं है सबका मंजिल एक हो. सबका मंजिल एक हो. राइट. और ऐसा नहीं कि आपने डॉक्टर ही बन गए तो ये आपकी लाइफ बहुत अच्छी है. एंड अभी आप देख लो कि डॉक्टर्स की स्थिति क्या है. या बट सी मैंने जो फील किया है डॉक्टर्स के पास एक सबसे बड़ी चीज़ है ना जो बाकी फील्ड पे शायद कम है,
दैट इज अ रिस्पेक्ट आई फील. कोई भी डॉक्टर, उनको जो सम्मान मिलता है ना, वो एक बच्चे का जब जर्नी स्टार्ट होता है स्कूलिंग के बाद, तुम्हें क्या बनना है बेटा, सो एवरी पेरेंट्स वही एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा जो भी बने वो रिस्पेक्ट कमाए. एंड दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट आई थिंक थिंग. Just because of them, just because of that, they always want their child or to become a doctor. मैं इसलिए इस चीज़ मैं थोड़ा सा अलग इसलिए जा रही हूँ कि हाँ डेफिनेटली रिस्पेक्ट होता है, बट रिसेंट ईयर्स में देयर हैव बीन सो मच वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स. ओके, इवन इफ यू आर डूइंग योर एंटायर ड्यूटी, कोई एक पेशेंट मतलब आप गवर्नमेंट सेटअप में हो या तो फिर एक बड़े इवन प्राइवेट सेटअप्स में भी आजकल वो जो रिस्पेक्ट था मे बी बहुत ज़्यादा था 20 years ago, बहुत ही ज़्यादा था. अभी सिनेरियो हैज़ चेंज्ड अ लॉट. इट्स नॉट नेसेसरी कि यू विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड, कि हमेशा मतलब जो पहले जो भगवान वाला जो रहता था वो नहीं मिलता है. मे बी यहाँ जगदलपुर में 3rd tier सिटी में आके मुझे वो चीज़ फील हुई है, बट डेफिनेटली आप अभी किसी भी 1st tier सिटी में जाओ, आप मतलब एज अ डॉक्टर इट विल बी वेरी हार्ड टू set yourself up. It will be very hard. You will have to face a lot of competition even after you have done 15 to 20 years of being in the profession. It's very hard. बहुत ही ज़्यादा मतलब तो इसलिए वो जो एक वो ड्रीम जो दिखाया जाता था कि ओके ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा हाई अर्निंग है, not the truth always. Even after having done MBBS from a very reputable college, it is not the truth always. And the same amount of respect and earning and money you can do even being a vet, being going into agriculture, going into other fields of biology or other streams as well. Given you have a dream and then you follow it, you follow through it. अभी कुछ समय पहले आपने कॉमन आई डिजीज के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने एक वर्ड सुना था ग्लोकोमा. सो ये क्या है ग्लोकोमा? तो ग्लोकोमा के बारे में डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ग्लोकोमा इज आई का एक कंडीशन होता है जिसमें आँखों का प्रेशर बढ़ने से जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, आई जो है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है थ्रू ऑप्टिक नर्व. तो प्रेशर बढ़ने के कारण जो नर्व है उसमें डैमेज होने लगता है. नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे थिन होने लगते हैं. तो इसके कारण जो जैसे हमको एक आंख से एक सपोज मेरे को इतना एरिया दिख रहा है, तो धीरे धीरे ये जो फील्ड ऑफ विजन है वो धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट होने लगती है. बाहर से अंदर की तरफ ऐसे कम होने लगती है. बट अभी क्या है, हम मेनली सामने देख रहे हैं तो हमको आगे की चीज़ें दिख रही है. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा कितना फील्ड ऑफ विजन कम होता है. तो जब तक कि ये चीज़ रियलाइजेशन होती है तब तक के डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया रहता है. तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है हमारे ये ऑप्थेल्मोलॉजी में, क्योंकि डैमेज हो रहा है और इंसान को पता भी नहीं है कि इतना भयंकर डैमेज हो रहा है. एंड प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये नर्व डैमेज है तो इसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता. इसमें हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि आँखों के प्रेशर को कम कर सकते हैं, और या तो फिर जो न्यूरो डिजनरेशन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं. जो ऑलरेडी नर्व डैमेज हो चुका है उसको हम वापस नहीं बचा सकते. तो इसलिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं ग्लोकोमा के, जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर मदर फादर में किसी को या दादा दादी नाना नानी में किसी को रहा है ग्लोकोमा, तो डेफिनेटली आपको एक बार चेक कराना चाहिए आपके, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 years. आपको कभी स्टेरॉइड का यूज़ हुआ है ना, तो उस टाइम आपको डेफिनेटली ग्लोकोमा का चेक कराना चाहिए. मोस्टली या तो फिर कभी भी आँख में चोट भी लगी हो, ऑक्यूलर ट्रॉमा हुआ है, ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, मतलब कभी आँख में बॉल लगी हो ऐसे, तो भी आपको एक बार चेक कराना चाहिए. बेसिकली स्टेरॉइड्स लोग रॉन्ग वे पे लेते हैं, बट मुझे ये पता है कि कई ऐसे डिजीजेस होते हैं या कैंसर काइंड ऑफ डिजीज होता है जिसमें अगर बॉडी वीक है तो स्टेरॉइड्स देना पड़ता है. स्टेरॉइड्स आर एक्चुअली मैजिक ड्रग्स. दे आर एक्चुअली मैजिकल बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है बॉडी का उससे. बट अगेन
उसका मिसयूज़ बहुत जल्दी होता है और बहुत ही ओवर यूज़ होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। मतलब कई बार लोग चालू कर देते हैं स्टेरॉइड्स एंड देन ओवर द काउंटर ड्रग्स में जो कि ऐसे ही मिलती हैं, एंड देन दे डोंट इवन नो कि दे आर यूजिंग स्टेरॉइड। इवन लाइक फेस क्रीम्स आजकल जो आते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होता है, जैसे कि मोमेटासोन, और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आंखों का प्रेशर बढ़ाती हैं। तो हर चीज़ इसलिए जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों से ना थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जो ओवर द काउंटर आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, जो कि आयुर्वेदा में तो स्टेरॉइड्स का है ही नहीं, बट दे मिक्स स्टेरॉइड्स बिकॉज क्योंकि इफेक्ट बहुत जल्दी आता है स्टेरॉइड से। अच्छा, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी आप मेडिकेशन लो वो साइंटिफिकली प्रूवन है और एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से आना चाहिए। अभी कुछ समय पहले कोविड का पूरा मतलब फैला हुआ था हर जगह, राइट। और आपको भी काफ़ी ऐसे पेशेंट्स मिले होंगे जो बिकॉज ऑफ कोविड या फिर उनके इंजेक्शंस या जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके बाद उनके आइज़ में इफेक्ट आया होगा। तो इससे कुछ रिलेटेड आपके बारे में आप बता सकते हैं? कोविड में जो हमको मोस्ट कॉमनली ओवरऑल जो पॉपुलेशन में दिखा वो दिखा कि ड्राई आई डिसीज, मतलब आँखों का जो सूखापन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ बिकॉज लॉकडाउन में लोगों का कंप्यूटर यूज़, अपने मोबाइल डिवाइस का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा, एंड अगेन वर्किंग फ्रॉम होम, तो उसके कारण ये जो ड्राई आई डिसीज़ था ये तो बहुत बड़ा, अगेन चश्मे का भी जो मायोपिया का जो इंसिडेंस था वो भी बढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिकली इन कोविड पेशेंट्स देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड ब्लैक फंगस। ओके, या आई हर्ड दैट ब्लैक फंगस हो रहा था। तो स्पेशली कोविड एंड कोविड पेशेंट जो डायबिटिक्स थे उनको ये बहुत जल्दी हो रहा था, इसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। अच्छा। तो ये जो ब्लैक फंगस है ये नाक, आँख और पूरे मुंह में बहुत जल्दी जा रहा था। तो एक उसका इंसिडेंस ये बोल रहे थे कि जो ऑक्सीजन लाइन जो आ रही थी उसके थ्रू वो फंगस आ रहा था, एंड बिकॉज जो डायबिटिक्स थे उनमें इम्यूनिटी और भी ज़्यादा कम रहती थी और शुगर के कारण बैक्टीरिया फंगस का ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। तो उनमें ये सारी चीज़ हो रही थी। तो कोविड के टाइम पे हमने ये पैन इंडिया स्टडी की थी, जिसका मैं पार्ट भी थी और इसको प्लैटिनम अवार्ड भी मिला था AIOS में। अच्छा, हाँ, वाओ। तो इसमें यही पाया गया था कि इस ब्लैक फंगस से कि ये ब्लैक फंगस ये जो कोविड के पेशेंट्स में था। फिर हमने इसको एम्फोथेरेसिन और पूरा आई को निकालना भी पड़ रहा था, पूरा एक्सेंट्रेशन करना पड़ रहा था, मतलब पूरी आई निकालनी पड़ रही थी और इनफैक्ट पूरा नोज और पूरा जबड़ा तक निकालना पड़ रहा था। ओह माय गॉड। यस। सो ये कोविड में ही ये आपको ब्लैक फंगस आइडेंटिफाई हुआ या ऐसा कई हिस्ट्री में? सच पहले भी था, लेकिन कोविड में स्पेशली इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, रेस हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा। अच्छा। आपने कभी आई कैंसर से रिलेटेड वर्क किया है, मतलब ऐसे पेशेंट्स देखे हैं? तो ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी का फील्ड होता है ये ऑक्यूलोप्लास्टी में स्पेशली डील किया जाता है, और बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा करके आई कैंसर होता है जो कि बहुत कॉमन होता है। अच्छा। मतलब उसका इंसिडेंस बहुत ओवरऑल कैंसर्स में ये आई कैंसर जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, तो इसका भी सही समय पे इलाज और सही समय पे इसका डिटेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना ये भी मतलब जानलेवा हो सकता है। तो इसे ट्रीट किया जा सकता है? इसे ट्रीट किया जा सकता है। इसके कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी की जाती है, जो कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे होता है। आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जी, और इसके अलावा एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी होता है जी। सो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, मतलब मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने MBBS करके PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन आई। ओके। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं, आप ऑप्टोमेट्री का कोर्स डायरेक्टली कर सकते हैं आफ्टर योर 12th या MSc करके। So is it not required to do that MBBS? नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट में ये MBBS डॉक्टर्स नहीं होते हैं वो। Okay. आप डायरेक्टली 12th के बाद ऑप्टोमेट्री में BSc कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो तो ऑप्टोमेट्री में आप चश्मा देना और आईज की बेसिक प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हैं,
और चश्मा देना, जो बेसिक चश्मा बनाना, चश्मा देना, वो बेसिकली इस कोर्स में कवर होता है। तो मैं भी ऑलमोस्ट हर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ काम करते हैं। अच्छा। तो मेरा विजन लेना और चश्मा डिस्पेंस करना वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि फ्री आई चेकअप्स देते हैं, जो भी एक स्पेक्टिकल्स के ब्रांड्स हैं जो चश्मा बेचते हैं, वो फ्री आई चेकअप्स देते हैं। तो वो कंप्लीट चेकअप होता है या एक एज अ पार्ट होता है जो कि नीड हमारे जो चश्मे के क्या पावर लगेगा बस वो बताता है? ये जो ब्रांड्स होते हैं ये एक बेसिक आई चेकअप करते हैं जिसमें सिर्फ आपका चश्मे का नंबर पता चलता है, ठीक है। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या तो फिर आपका रेटिना का चेकअप या आपके मोतियाबिंद का चेकअप, ये सारी चीज़ें नहीं कवर होती हैं। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ चश्मे से ही रिलेटेड हो। ऐसे स्टोर्स पे मोस्टली ऑप्टोमेट्रिस्ट ही रहते हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं। अच्छा। वो डेफिनेटली आपको चश्मा दे सकते हैं अगर आपको एक बेसिक नंबर है तो, लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, हाई पावर है और साथ में रेटिना के भी कोई इशू है, डेफिनेटली आपको एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसे सिंपल सेंस में एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। करेक्ट। डॉक्टर पीयूषी, thank you so much that you are being a part of this podcast. Thank you for having me. Yeah, and I wish you a lot of best of luck, lot of luck. और आप, मुझे लगता है कि आप ज़रूर अपने एम तक पहुँचोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूँगा इसी पॉडकास्ट में। Thank you so much for having me and giving me this opportunity to speak so freely and talking about common eye problems with so that people know better. Even we are very glad that you are here. Thank you so much for having me. Thank you. Bye-bye.